Hello dear students, welcome to the digital learning platform of Winsome International School. So today we will discuss the very first chapter of your class 7, the three questions written by Leo Tolstoy. तो सबसे पहले आपको स्टोरी की छोटी सी समरी दे देता हूँ। इस आपके जो चैप्टर है इसका नाम है द थ्री क्वेश्चन। इसके अंदर क्या होता है, एक राजा होता है, उस राजा के मन में कहीं ना कहीं तीन क्वेश्चंस होते हैं। उन क्वेश्चन को वो पूरी स्टोरी के अंदर ढूंढता रहता है कि कहीं से उसके आंसर मिल जाए। उसके लिए वो बहुत सारे काम करता है, अपने जो मंत्री होते हैं उन या फिर उसके जो जो भी उसके कोर्ट के अंदर या फिर जो भी आदमी होते हैं ना, उनको दूर दूर भेजता है वो किंगडम्स के अंदर, और ये जानने की कोशिश करता है कि भाई मेरे को मेरे क्वेश्चंस के थ्री आंसर मिल जाए। वो अपने थ्री क्वेश्चंस के आंसर इसलिए ढूंढता है ताकि वो अपनी लाइफ में या फिर अपने जीवन में कभी भी फेल ना हो पाए या फिर उसका कोई काम जो है वो खराब ना हो पाए। कौन सी थ्री क्वेश्चन है हम आगे स्टोरी के अंदर पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे लियो टॉल्स्टॉय के बारे में जिन्होंने आपका ये चैप्टर लिखा है। अबाउट द ऑथर में आपको क्या दिया गया है। लियो टॉल्स्टॉय वाज ए रशियन राइटर हु इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑथर्स ऑफ ऑल टाइम। लियो टॉल्स्टॉय कौन थे। लियो टॉल्स्टॉय एक रशियन राइटर थे जिनको हर टाइम का या फिर आज तक उनको एक ग्रेटेस्ट राइटर के रूप में जाना जाता है। जब वो अपनी राइटिंग किया करते थे तब भी और आज भी उनको एक ग्रेटेस्ट राइटर के रूप में जाना माना जाता है। बोर्न टू एन एरिस्टोक्रेटिक रशियन फैमिली इन 1828। एरिस्टोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, संपन्न परिवार, पढ़ा लिखा, चाहे वो पैसों से संपन्न हो चाहे पढ़ने लिखने में संपन्न हो, ऐसे परिवार को एरिस्टोक्रेटिक बोलते हैं। तो इनका जन्म एरिस्टोक्रेटिक ऐसे ही एक अपने वो रशियन परिवार के अंदर हुआ था। कब हुआ था, 1828 के अंदर। टॉल्स्टॉय नोटेबल वर्क्स इंक्लूडेड द नॉवेल्स वॉर एंड पीस। तो टॉल्स्टॉय के जो इंपॉर्टेंट या फिर जो नोटेबल जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जो काम थे उसके अंदर कौन कौन से थे। सबसे पहला एक वो नॉवेल थी जो थी वॉर एंड पीस। इसी से इनको इनके काम को या फिर ये फेमस हुए थे, इसी से इनको बहुत ही प्रेज मिला था या फिर इसी से ये जाने गए थे, जो कि इन्होंने कब लिखी थी 1869 में। एंड एना कैरेनिना जो कि इन्होंने लिखी थी 1878 के अंदर। ऑफन साइटेड एज पिनेकल्स ऑफ रियलिस्टिक फिक्शन। और ये कहां पर स्टैंड करती है, साइटेड का मतलब होता है स्टैंड करना या फिर इनको जाना गया किस चीज के लिए, एज ए पिनेकल ऑफ रियलिस्टिक फिक्शन। फिक्शन का मतलब क्या होता है, फिक्शन का मतलब ऐसा होता है इमेजिनेटिव स्टोरीज, है ना, जो कि अपन अपने मन से अपने एक्सपीरियंस से उसको अपने अनुभव से उसको सोच समझ के जब कोई स्टोरीज लिखते हैं उनको कहते हैं फिक्शन स्टोरीज। He first achieved a literary acclaim in his 20s with his semi-autobiographical trilogy। तो इन्होंने एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल मतलब अपने ऊपर ही एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था ट्रायोलॉजी। और उस ट्रायोलॉजी का नाम मतलब उसका नाम ट्रायोलॉजी नहीं था, वो जो तीन उन्होंने एक स्टोरी लिखी थी उसको ट्रायोलॉजी बोला गया। उसका नाम क्या था, चाइल्डहुड, बॉयहुड एंड यूथ। मतलब बचपन के बाद में फिर एक जो लड़के का जो जीवन होता है उसको बोला है बॉयहुड, और उसके बाद उसकी जवानी मतलब कि यूथ। इन्होंने कब लिखा था, 1852 से लेकर 1856 के बीच में। एंड सेवास्टोपोल स्केचेस 1855 में इन्होंने लिखा था, बेस्ड अपॉन हिज एक्सपीरियंस इन द क्रीमियन वॉर। और ये क्या थे, राइटर बनने से पहले या फिर अपनी राइटिंग्स करने से पहले एक सोल्जर थे। इन्होंने कभी कोई क्रीमियन वॉर के अंदर इन्होंने कभी हिस्सा लिया था और उस वॉर के अंदर इनके जो भी एक्सपीरियंस थे वो इन्होंने अपनी राइटिंग के अंदर शेयर किए। बिफोर यू रीड सेक्शन में आपको क्या दिया गया है, अ किंग हैज थ्री क्वेश्चन एंड ही इज सीकिंग आंसर टू देम। कोई राजा था, कोई नाम नहीं दिया गया, कुछ नहीं दिया गया, ऐसे बताया गया कोई राजा था जिसके तीन क्वेश्चन थे। हमारे चैप्टर का नाम यही है थ्री क्वेश्चन, जिसके तीन क्वेश्चंस थे। वो क्या क्वेश्चन थे, एंड ही इज सीकिंग आंसर टू देम, और वो उनके आंसर ढूंढ रहा था। उसके मन में कोई तीन क्वेश्चन थे, इस पूरी स्टोरी के अंदर वो उन तीन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढता है। व्हाट आर द क्वेश्चंस, क्वेश्चंस क्या थे। डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स, क्या उसको उसके आंसर मिले, क्या उसको उन तीन क्वेश्चंस के जवाब मिले, आइए हम स्टोरी में देखेंगे। सबसे पहले पार्ट में आपको दिया गया है, The thought came to a certain king that he would never fail if he knew three things। Certain king मतलब कोई राजा था, कहीं का कोई भी राजा था, कोई नाम नहीं दिया है, कोई जगह नहीं दी है, बस आपको बताया कि कोई राजा था।
उसके मन में 3 क्वेश्चन थे, उनके मन में 3 कोई जिज्ञासा थी, कोई 3 क्वेश्चन थे। वो ऐसा सोचता था कि अगर उन 3 क्वेश्चंस के जवाब अगर उसको मिल जाएं तो वो अपने जीवन में, अपनी लाइफ में कभी भी फेल नहीं होगा, कभी भी उसको किसी चीज की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए दीज आर 3 थिंग्स वर। और ये 3 क्वेश्चन क्या थे? व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? किसी भी काम को करने से पहले उसका सही टाइम क्या होना चाहिए? जैसे अपन सोचते हैं ना कि भाई अपन को ये वाली चीज करनी है, लेकिन इसको करने का सही टाइम क्या है? तो राजा भी यही सोच रहा है कि अगर मैं कोई कुछ काम करूं तो उसको करने का राइट टाइम क्या है, उसको करने का सही समय क्या होना चाहिए। तो ये पहला क्वेश्चन आपका। दूसरा क्वेश्चन क्या है? विच पीपल शुड ही लिसन टू? उसको किन लोगों की बातें माननी चाहिए या फिर किन लोगों की सलाह उन्हें लेनी चाहिए? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम हिम टू डू? और सबसे जो इंपॉर्टेंट जो बात थी कि उसे जीवन में क्या करना है, क्या अच्छी चीज उसको जीवन में अपने करनी है। तो ये 3 क्वेश्चन उसके मन में थे। The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone whom would answer these 3 questions. इसके लिए वो राजा क्या करता है, उसके जो सिपाही होते हैं या फिर उसके जो लोग होते हैं, उनको वो अपने राज्य के, अपने किंगडम की अलग अलग जगह पर भेजता है और उनको बोलता है कि तुम इन 3 क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ करके लाओ। और जो इनके आंसर ढूंढ के लाएगा उसको मैं क्या दूंगा? लार्ज सम ऑफ मनी। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग। बहुत सारे बुद्धिमान लोग, बहुत सारे वाइज जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो राजा के पास आए। बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली। लेकिन सब लोगों ने क्या किया? अलग अलग जवाब दिया। कोई कहीं से आया, उसने कुछ जवाब दिया, कोई कहीं से आ रहा है, उसने वो जवाब दिया। तो राजा को कोई अच्छे से जवाब मिला नहीं। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, उसका पहला क्वेश्चन क्या था? उसके पहले क्वेश्चन का आंसर उसको क्या मिला? सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल। जैसे उसका पहला क्वेश्चन था कि किसी काम को करने का सही समय क्या होना चाहिए। तो कोई कहीं से आके किसी ने उसको क्या बताया कि राजा को क्या करना चाहिए? एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए। जैसे अपने एग्जाम्स होते हैं तो अपने पेरेंट्स बोलते हैं ना कि भाई आपको एक वो टाइम टेबल सेट करना चाहिए कि मुझे सुबह से लेके दोपहर तक मुझे ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है, उसके बाद मुझे यहाँ से लेके ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है। तो इसी तरह किसी ने उसको बोला कि राजा को एक टाइम टेबल सेट करना चाहिए एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। और उसके बाद उस टाइम टेबल को ही फॉलो करना चाहिए। जिससे मान लो कि वो कह रहा है कि मुझे ये वाला काम करना है, उससे पहले वो अपना टाइम टेबल बनाए। जैसे उसको सुबह उठना है, तो सुबह उठने के बाद उसका टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए कि मुझे इस समय से लेके इस समय तक ये वाला काम करना है तो करना है। तो किसी ने उसको ये सलाह दी, किसी ने उसको ये एडवाइस दिया कि उसको एक टाइम टेबल सेट करना चाहिए और उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली उसको काम करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड बी डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। और उसको बताया गया कि अगर वह टाइम टेबल बनाता है तो यही एक तरीका है कि वो अपने सारे कामों को प्रॉपर तरीके से कर सकता है। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures, and always do whatever seemed necessary at that time. Others said that it was impossible to decide. और दूसरे लोगों ने कहा कि ये मतलब कोई भी काम करने से पहले उसका टाइम जान लेना तो इम्पॉसिबल सी बात है। जैसे मान लीजिए आपके पास अचानक से कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो उससे पहले आप उसका टाइम थोड़ी वो डिसाइड कर सकते हैं। तो लोगों ने उसको ये सलाह दी, कुछ लोगों ने उसको ये भी सलाह दी कि कोई भी काम करने से पहले आप उसका टाइम टेबल सेट नहीं कर सकते हो। The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasure. और उस राजा को क्या करना चाहिए? जो बेकार के काम है, जो फुलिश मतलब जो कि वो फालतू के काम करता है ना। जैसे कि मतलब कुछ भी, जैसे अपन भी घर पे बैठे बैठे फालतू काम करते रहते हैं, तो कुछ ने उसको ये सलाह दी कि आपको फालतू के काम नहीं करने चाहिए। आपको केवल एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी। नेसेसरी मतलब जो काम बहुत ज्यादा जरूरी है, जो काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा वही काम करने चाहिए। फालतू के काम करना छोड़ो। और उसको लोगों ने ऐसे ऐसी कुछ सलाह दी। Yet others said that the king needed a council of wise men. Council मतलब क्या होता है? काउंसिल मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोगों का एक समूह, कुछ लोगों का एक ग्रुप जो कि राजा को सलाह देता है। जैसा आपने देखा होगा या पढ़ा होगा पुरानी पुरानी कहानियों में कि कोई राजा होता है, उसके पास लोगों की कुछ टीम होती है। राजा को अगर कुछ भी करना होता है अपनी प्रजा के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए, तो राजा क्या करता है? उन लोगों की सलाह लेता है, उन लोगों की एडवाइस लेता है, तब जाके वो अपना फैसला लेता है और आगे वही काम होता है। तो ऐसे ही कुछ लोगों ने उसको सलाह दी
कि आपको क्या करना चाहिए, एक लोगों की एक काउंसिल बनानी चाहिए, एक लोगों का एक ग्रुप बनाना चाहिए जिससे उनकी सलाह लो और फिर उसके बाद काम करो। दिस वाज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प ऑफ अदर्स। और उसको लोगों ने बताया कि किसी एक व्यक्ति या किसी एक आदमी के लिए ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि मुझे कब क्या काम करना चाहिए, इसलिए काफी सारे लोगों की जब हम मदद लेते हैं, जब हम उनकी हेल्प लेते हैं, तब जाके हमें राइट डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है। बट देन अदर सेड दैट देयर वर सम थिंग्स व्हिच कुड बी अर्जेंट। लेकिन तभी कुछ लोगों ने ये भी कहा कि कभी कोई अर्जेंट काम आ जाए, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, कभी कोई कोई अर्जेंट प्रॉब्लम आ जाती है अपने सामने, फिर क्या होगा, दिस थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ काउंसिल। लेकिन जब कोई चीज अर्जेंटली आपके सामने होती है, जब आपको फटाक से कोई 1 मिनट के अंदर कोई फैसला लेना होता है, तब आप किसी काउंसिल का, किसी लोगों के ग्रुप का वेट नहीं कर सकते हो, आपको तुरंत फैसला लेना होता है ना। इसलिए कुछ लोगों ने कहा, उसको ये सलाह दी कि जब आपके सामने कोई अर्जेंट या फिर कोई अचानक से कोई मुसीबत आ जाती है, तब आप लोगों को इकट्ठा करके उनसे सलाह लेने का आपके पास टाइम नहीं होता है, इसलिए ये चीज भी बेकार है। इट इज नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। तो कुछ लोगों ने क्या कहा, कुछ लोग उसको ये भी बोलते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए, फ्यूचर में देखना चाहिए। मतलब अगर तुम्हें फ्यूचर में पता चल जाए कि क्या दिक्कत, क्या मुसीबत आने वाली है, तो आप उसकी पहले से तैयारी करके रखेंगे, जिससे वो काम प्रॉपर हो जाएगा। अब फ्यूचर कौन देख सकता है भैया, फ्यूचर तो कोई नहीं देख सकता ना, फ्यूचर देखने के लिए कौन चाहिए, एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट। मैजिशियन मतलब जादूगर, है ना, जादूगर ही फ्यूचर देख सकता है, या फिर जो भविष्य बताने वाले होते हैं, है ना, एस्ट्रोलॉजर्स, वही भविष्य आपको बता सकते हैं, वही आपको फ्यूचर बता सकते हैं। उसके लिए उसको ये सलाह दी जाती है कि आपको मैजिशियन की जरूरत पड़ेगी, आपको जादूगर की जरूरत पड़ेगी, जिससे आप फ्यूचर देख सकते हैं। अगर फ्यूचर में कुछ ऐसा कोई काम आने वाला है, कोई मुसीबत आने वाली है, उसको आप पहले से, अगर आपको पता चल जाएगा, तो आप उसकी पहले से तैयारी करके रखेंगे, और वो टाइम प्रॉपर आप वो काम आपके टाइम पर और प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियंस। और इसके लिए राजा को किसके पास जाना चाहिए, मैजिशियंस के पास जाना चाहिए। In their answer to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors, others said the priest. राजा का दूसरा क्वेश्चन क्या था, राजा का दूसरा क्वेश्चन ये था कि जब उसको लोग कहते हैं कि इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, राजा को दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या मिलता है, सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू किंग वर हिज काउंसलर्स। काउंसलर्स मतलब क्या होता है, मेंबर ऑफ काउंसिल्स। काउंसिल्स का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया, काउंसिल का मतलब होता है लोगों का एक छोटा सा ग्रुप, या फिर काफी सारे लोगों का ऐसा ग्रुप, 22 लोगों का ग्रुप, जो कि राजा को हर व्यूज पे, या फिर वो पॉलिटिकल व्यूज हो, या फिर वो उसके राज्य को लेकर कोई भी व्यूज हो, उसको राजा को सलाह दें, और राजा सभी लोगों की बातें सुनकर अपने फैसला सुनाता है। तो ऐसे लोगों के ग्रुप को क्या कहते हैं, काउंसिल कहते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग कहते हैं कि आपको अपने काउंसलर्स पर ध्यान देना चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं कि आपको प्रीस्ट की बातें सुननी चाहिए। प्रीस्ट मतलब क्या होता है, पुजारी। फिर में जो पूजा पाठ करते हैं लोगों को बोलते हैं प्रीस्ट। तो कुछ लोग कहते हैं कि आपको अपने काउंसलर्स पर ध्यान देना चाहिए, या फिर कुछ लोग उन्हें कहते हैं कि आपको अपने पुजारी पर, या फिर आपको अपने पुजारियों पर ध्यान देना चाहिए, आप वो पुजारी से जाकर मिलो, उनसे बातें करो, उनसे सलाह लो। तो कुछ लोगों ने ये सब बातें भी बोलते हैं। A few other chose the doctors। और कुछ लोग कहते हैं कि आपको डॉक्टर्स की मदद लेनी चाहिए, है ना, कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। एंड येट अदर सेड दैट द सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी। और कुछ लोग उन्हें ये सलाह देते हैं कि आपके जो सोल्जर्स हैं, आपके जो सैनिक हैं, वही लोग आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, अदर चोज द फाइट, एंड द येट अदर रिलीजियस वर्शिप। और थर्ड क्वेश्चन के आंसर का उसको क्वेश्चन का उसको ये जवाब मिलता है कि आपको किस पे भरोसा करना चाहिए, आपको किसकी बात सुननी चाहिए, या तो आप साइंस की बात सुने, या फिर आप लड़ाई करें, या फिर आप रिलीजियस वर्शिप करें। रिलीजियस वर्शिप मतलब क्या होता है, रिलीजियस मतलब होता है धार्मिक। धार्मिक मतलब पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति, कोई भी जो बहुत ज्यादा जो पूजा पाठ करते हैं उनको कहते हैं धार्मिक, और वर्शिप मतलब होता है पूजा। तो लोग उन्हें ये भी सलाह देते हैं कि आपके लिए जो सबसे जो इंपॉर्टेंट जो लोग हैं वो कौन है, या फिर इंपॉर्टेंट जो काम है वो क्या है, या तो आप साइंस की बात सुने, या फिर आप
लड़ाई दंगे करें, वॉर करें, है ना, या फिर क्या करेंगे, रिलीजियस वर्शिप करें, है ना, धार्मिक पूजा पाठ या फिर इन कामों में लग जाएं। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, और जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसा कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि सारे आंसर सब लोग कुछ अलग अलग हैं, किसी में कोई भी सिमिलरिटी नहीं है, सारे क्वेश्चंस एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं। तो क्या हो रहा है, द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड, किंग जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होता है, उसको बिल्कुल संतुष्टि नहीं होती है एक भी आंसर से। तो वो क्या करता है, एंड गेव नो रिवॉर्ड, वो किसी को कोई भी इनाम नहीं देता। जैसे कि उसने पहले अनाउंस किया था कि अगर कोई मेरे 3 क्वेश्चंस का अच्छे से कोई प्रॉपर जवाब ला करके देगा तो मैं उसको इनाम दूंगा, लेकिन राजा सेटिस्फाइड नहीं होता है और किसी को भी रिवार्ड नहीं देता है। He decided to seek the advice of a certain hermit. फिर उसको क्या पता चलता है, उसको कहीं से पता चलता है कि उसको किसकी एडवाइस लेनी चाहिए, हर्मिट की। हर्मिट क्या होता है, हर्मिट अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ, एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के कहां पर रहता है, जंगल में रहता है और एक सिंपल लाइफ जीता है। इसको अपन क्या बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, साधु महात्मा जो लोग होते हैं ना, जो कि अपना सारा घर बार वगैरह छोड़ के, सब कुछ छोड़ के जंगलों में रहने चले जाते हैं, सिंपल लाइफ जीते हैं, सिंपल खाना खाते हैं, सिंपल तरीके से रहते हैं, उन लोगों को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हर्मिट। हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, हर्मिट्स क्या होते हैं, अब जो साधु लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, अपनी विजडम के लिए, अपनी बुद्धि के लिए जाने जाते हैं, है ना, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, अपना सब कुछ घर बार सब कुछ त्याग करके जंगल में जाके साधना करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं। तो राजा ने समझा कि सबसे ज्यादा जो बुद्धिमान लोग है वो कौन है, हर्मिट है, कोई साधु है। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड्स, वुड्स का मतलब क्या हुआ, लकड़ी, वुड का मतलब वैसे लकड़ी होता है, लेकिन यहाँ पर उसका मतलब लकड़ी नहीं है, यहाँ पर वुड का मतलब है स्मॉल फॉरेस्ट, जंगल। तो जो हर्मिट जो है वो कहाँ रहता है, जंगल में, है ना। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड विच ही नेवर लेफ्ट। तो जो हर्मिट था, जो कोई साधु था, वो कहाँ रहता था, जंगल में रहता था, और वो जंगल को छोड़ नहीं सकता था। तो फिर राजा को अपने वो क्या करना पड़ा, खुद को वहां उस जंगल में उससे मिलने के लिए जाना पड़ा। He saw no one but simple people and so the king put on ordinary clothes. अब साधु के पास जाना था तो राजा अपने शाही ठाट बाट के साथ तो जा नहीं सकते थे, राजा को भी एक नॉर्मल तरीके से जाना था ना, क्योंकि वो सामने वाला जो साधु था वो भी एक साधारण व्यक्ति था, तो राजा को भी उसके सामने सिंपल सा एक व्यक्ति बन के जाना था, सिंपल पर्सन बन के जाना था। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट अलोन। तो जैसे ही वो साधु के पास या फिर उस हर्मिट के पास पहुंचने वाला होता है तो राजा क्या करता है, अपने घोड़े से उतर जाता है, उसके साथ जो बॉडीगार्ड होते हैं उन सबको वहीं छोड़ देता है और अकेला ही उसकी झोंपड़ी की तरफ चला जाता है। He greeted the king and continued digging. He greeted the king and continued digging. तो वो जाता है और उस हर्मिट से मिलता है जो कि क्या कर रहा था, डिग कर रहा था। डिगिंग मतलब क्या होता है, खड्डा खोदना, है ना। वो अपनी झोंपड़ी के पास कुछ कुछ कोई वो खड्डा वड्डा खोद रहा था। The hermit was old and weak, और जो हर्मिट था, जो साधु था, वो क्या था, बहुत बूढ़ा था और बहुत ही कमजोर था, है ना। एंड एज ही वर्क, और जैसे कि वो खड्डा खोद रहा था या फिर कुछ वो डिग कर रहा था, तो क्या हो रहा था, द ब्रीथेड हैवीली, ही ब्रीथेड हैवीली, बहुत जोर जोर से हाँफ रहा था। जैसे अपन कुछ काम करते हैं तो हाँफने लग जाते हैं ना, भागते दौड़ते हैं तो कुछ हाँफने लग जाते हैं, लेकिन साधु तो क्या था, बेचारा बूढ़ा था, है ना, कमजोर भी था, वो खड्डा खोद रहा था तो वो हाँफ भी रहा था साथ साथ में। The king went up to the hermit and said, और जो वो किंग है वो हर्मिट के पास जाता है और उसको बोलता है, I have come to you wise hermit, मैं आपके पास आया हूं, to ask you answer the 3 questions. उसके पास कोई 3 क्वेश्चन है, मतलब मेरे पास 3 क्वेश्चन है, उनके जवाब मांगने के लिए मैं आपके पास आया हूं। How can I learn to do the right thing at the right time? मैं कैसे सीख सकता हूं कि मैं किसी सही काम को सही समय पर कैसे करूं। राजा उसके सामने अपना पहला क्वेश्चन पुटअप करता है कि मैं कौन सा सही काम सही समय पर कर सकता हूं, प्लीज मुझे बताओ। Who are the people I need most? वो कौन से लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है, या फिर वो कौन से लोग हैं, कौन से ज्यादा वो इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अफेयर्स मतलब क्या होता है, थिंग्स, मैटर्स, बिजनेस, मतलब वो कौन सी चीजें हैं उसकी लाइफ की जो कि उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। वो हर्मिट राजा को सुन तो रहा था लेकिन
उसके जो क्वेश्चंस थे उसका जवाब नहीं दे रहा था, उससे बात नहीं कर रहा था, वो खाली अपना काम कर रहा था। ही वेंट ऑन डिगिंग, और वो जो खड्डा खोद रहा था वो खड्डा ही खोद रहा था, उसकी तरफ उसने देखा भी नहीं, उसकी बात सुन रहा था खाली, लेकिन उसकी तरफ उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। यू आर टायर्ड सेड द किंग, राजा उसको बोलता है कि भाई तुम थक गए हो, या फिर जो साधु काम कर रहा था उसको बोलता है कि भाई तुम थक गए हो, तो लेट मी टेक द स्पेड। स्पेड मतलब क्या होता है? स्पेड मतलब जैसे देखा होगा ना आपने, वो फावड़ा टाइप का होता है जिससे अपन कोई खड्डा वड्डा खोदते हैं, ये ऐसे स्पेड होता है ना, वाला ऐसे, जिससे कि अपन जमीन में ऐसे खड्डा वड्डा खोदते हैं। तो राजा क्या बोलता है कि शायद तुम थक चुके हो, ये स्पेड मुझे दे दो, ये फावड़ा मुझे दे दो, तो मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर देता हूं। Thanks said the hermit, giving the king his spade, then he sat down on the ground. वो साधु क्या करता है, उसकी तरफ वो स्पेड बढ़ा देता है, उसको स्पेड दे देता है, उसको फावड़ा दे देता है, और साइड में जाकर के जमीन पर बैठ जाता है। When the king had dug 2 beds, beds मतलब स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स। बेड्स का मतलब होता है कि जब हम पौधे लगाने के लिए जमीन में पतली पतली क्यारियां बनाते हैं, क्यारियां का मतलब छोटे छोटे ऐसे लाइन वाइज ऐसे कोई गड्ढे बनाते हैं, उनको अपन कहते हैं बेड्स, जिसमें अपन बाद में प्लांट्स लगाते हैं। तो व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स, जब राजा इस तरह के 2 गड्ढे बना देता है, जब 2 बेड बना देता है, ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, उसके बाद वो रुकता है और दोबारा से उसके सवाल उसके सामने रखता है। तो राजा को क्या लगता है कि मैंने इसकी हेल्प की, शायद अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो शायद उसके आंसर अब मुझे मिल जाए, है ना। तो राजा क्या करता है, 2 वो लाइनें बनाता है, दो वो क्यारियां बनाता है, उसके बाद में दोबारा से उस साधु को कुछ पूछता है, उसके वो 3 क्वेश्चन पूछता है। द हर्मिट गेट नो आंसर, लेकिन वो जो हर्मिट होता है या फिर वो जो साधु होता है उसके आंसर नहीं देता। बट स्टूड अप, लेकिन उसके बाद वो खड़ा होता है, स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड, और राजा से क्या मांगता है कि भाई मुझे वो फावड़ा मुझे वापस दे दो, तो मैं वो अपने वो खड्डे करने लग जाता हूं। नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, और उसको क्या बोलता है, साधु उस राजा को क्या बोलता है कि ये स्पेड मुझे दे दो, ये फावड़ा मुझे दे दो, शायद तुम थक गए होंगे, अब तुम रेस्ट करो, अब मैं काम करता हूं। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, लेकिन राजा क्या करता है, उसको फावड़ा नहीं देता और खुद ही दोबारा से खड्डा खोदना चालू कर देता है। 1 hour passed then other, 1 घंटा बीत जाता है, उसके बाद 2 घंटे बीत जाते हैं। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, बिहाइंड द ट्रीज का मतलब यहाँ पे बिहाइंड द ट्रीज पेड़ों के पीछे नहीं है, यहाँ पे क्या है, द सन वेंट डाउन मतलब अब सूरज क्या होता है, ढलने लग जाता है, शाम होने लग जाती है। एंड एट द लास्ट किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, लास्ट में क्या होता है, राजा बहुत ज्यादा थक जाता है, उस फावड़े को जमीन पर पटकता है, स्टक मतलब उसको जमीन में फंसा देता है, और बोलता है आई केम टू यू वाइज मैन फॉर आंसर ऑफ माई क्वेश्चन। वो थक हार के उससे दोबारा से पूछता है कि हे साधु, मैं तुम्हारे पास आया था मेरे 3 क्वेश्चंस का जवाब मांगने के लिए। इफ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर तुम मुझे उन सवालों का जवाब नहीं दे सकते हो, टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न टू होम, तो तुम मुझे बता दो ताकि मैं यहाँ से लौट सकूं, यहाँ पे मैं दोबारा अपने घर जा सकूं। Here comes someone running, said the hermit. तो hermit क्या बोलता है कि देखो कोई भागते हुए आ रहा है, कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। कौन दौड़ता हुआ आ रहा था? The king turned round and saw the bearded man running towards them. तो राजा पीछे मुड़ के देखता है और उसको क्या दिखाई देता है, एक दाढ़ी वाला आदमी उन लोगों की तरफ भागता हुआ आ रहा था। His hands were pressed against his stomach from which blood was flowing. और उसने क्या कर रखा था, अपने पेट को जोर से पकड़ रखा था जहां से कि खून निकल रहा था। राजा जब पीछे मुड़ के देखता है तब उसको दिखाई देता है कि एक दाढ़ी वाला आदमी भागते हुए आ रहा है, जिसने अपने पेट को पकड़ रखा है और उसके पेट से खून निकल रहा था। When he reached the king, he fainted. Fainted मतलब lost consciousness, बेहोश हो जाना। तो जब वो दाढ़ी वाला आदमी उनके वो राजा के पास आ जाता है तो वहां आकर वो क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है। And fell to the ground, और वहां आकर जमीन पर गिर जाता है। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. फिर क्या होता है, वो जो हर्मिट होता है, जो साधु होता है, राजा, दोनों क्या करते हैं, उसके पेट पर से वो कपड़ा हटाते हैं, जो उसने कपड़े पहन रखे थे वो हटाते हैं। उनको क्या दिखता है कि बहुत बड़ा घाव उसके पेट में हो रखा था। The king washed and covered it with his handkerchief. Handkerchief मतलब क्या होता है, आप सबको पता है। handkerchief मतलब तो रुमाल होता है ना, अपन अपने पॉकेट में रखते हैं रुमाल, उसको कहते हैं handkerchief। तो राजा क्या करता है कि उसका जो वुंड होता है, उसका जो घाव होता है, उसको अपने रुमाल से ढक देता है।
बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन वहां से खून निकलना बंद नहीं होता। इतना बड़ा घाव होता है कि राजा जब उसके घाव को ढकता है लेकिन वहां से खून निकलना बंद नहीं होता। द किंग रीड्रेस द वोंड एंटिल द लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप। रीड्रेस मतलब राजा दोबारा से, मतलब बार बार वो रुमाल उसके घाव पर दबाता रहता है जब तक कि खून रुक नहीं जाता, और लास्ट में क्या होता है, एटलीस्ट खून रुक जाता है। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। अब उस व्यक्ति को, जो दाढ़ी वाला आदमी होता है, उसको थोड़ा अच्छा लगता है जब उसका खून वून रुक जाता है, तो उस आदमी को अच्छा लगता है और वो क्या करता है, कुछ पीने के लिए मांगता है। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गिव इट टू हिम। तो जो राजा जो होता है वो फ्रेश वाटर लेके आता है उसके लिए और उसको पीने के लिए देता है। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल। और उस टाइम तक क्या हो जाता है, सूरज डूब जाता है, अंधेरा हो जाता है और ठंडी हवाएं भी चलने लगती है बाहर। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम आउट ऑन द बेड। तो वो राजा और साधु क्या करते हैं, दोनों मिलकर के उस दाढ़ी वाले आदमी को उठा करके साधु की झोपड़ी के अंदर लेके जाते हैं और उसको वहां पर बेड पे लेटा देते हैं। द मैन क्लोज हिज आइज एंड ले क्वाइट। और वो जो आदमी होता है वो अपनी आंखें बंद करके आराम से सो जाता है। द किंग टायर्ड फ्रॉम हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन। तो जो राजा भी होता है वो भी क्या करता है, पूरे दिन काम कर करके थक जाता है, वो क्या करता है, ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट। और वो भी क्या करता है, जमीन पर लेटता है और लेटते ही सो जाता है, पूरी रात एकदम आराम से वहीं पे सो जाता है उस साधु की झोंपड़ी के अंदर ही। When he awoke, और जब वो सुबह उठता है, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man laying on the bed was। तो उसको थोड़ा सा, जब वो सुबह सुबह उठता है उस साधु की झोंपड़ी में, तो उसको कुछ टाइम लगता है ये सोचने में कि भाई मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, क्योंकि थोड़ा अजीब होता है ना जब आप रोज अपने घर में सो के उठते हो सुबह सुबह, आपके लिए नॉर्मल सी बात होती है, लेकिन जब आप अचानक से कहीं और चले जाओ, वहां आप जाकर के सो जाओ ऐसी कंडीशन के अंदर, तब आप सुबह उठो, आपको याद ही नहीं रहता मैं कहाँ हूँ या मैं यहाँ कैसे सो गया या फिर मैं कहाँ उठा हूँ। तो जब राजा भी उस झोंपड़ी के अंदर उठता है, उस हट के अंदर उठता है, तब उसको थोड़ा सा टाइम लगता है सब कुछ जानने में कि मैं कहाँ हूँ, मैं कैसे यहाँ पर सोया और जो भी सारी बातें वो कैसे हुई। और ये जो बेड पे जो दाढ़ी वाला आदमी लेटा है ये कौन था। Forgive me, said the bearded man in a weak voice। और जो वो दाढ़ी वाला आदमी होता है उस राजा को बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। When he saw that the king was awake, और जब वो देखता है कि राजा जब उठ चुका है, तब वो दाढ़ी वाला आदमी उसको थोड़ी सी वीक सी आवाज, उसकी थोड़ी आवाज वीक होती है, उसमें बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। I do not know, you have nothing to forgive you for, said the king। तो राजा उसको बोलता है मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूं, फिर तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो। You do not know me, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूं, बट आई नो ही, सॉरी, वो दाढ़ी वाला आदमी बोलता है कि आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूं। I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brothers to the death and seized my property। तो वो दाढ़ी वाला आदमी उसको बोलता है कि आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूं, क्योंकि आपने क्या किया था, मेरे भाई को मार दिया था। मतलब शायद किसी टाइम पे उसने उसके भाई को मार दिया था। मतलब वो जो दाढ़ी वाला आदमी बोलता है कि आपने कभी मेरे भाई को मार दिया था और जो हमारी प्रॉपर्टी है उसको सीज कर लिया था। सीज करने का मतलब क्या होता है, सीज करने का मतलब होता है टुक बाय फोर्स, किसी चीज को फोर्सफुली ले लेना या फिर उसके ऊपर कब्जा कर लेना, है ना, किसी चीज को अपन बोलते हैं सीज कर लेना। तो जब वो दाढ़ी वाला आदमी उसको बोलता है कि कभी आपने मेरे भाई को मार डाला था और जो हमारी सारी प्रॉपर्टी थी उसको सीज कर लिया था या फिर अपने कब्जे में ले लिया था, तो उसके लिए मैंने क्या किया था, स्वोर रिवेंज, मैंने कसम खाई थी कि मैं आपसे बदला लूंगा, मतलब आपको भी मार डालूंगा। स्वोर का मतलब होता है कसम खाना, है ना, और रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना। तो ये जो दाढ़ी वाला आदमी बोलता है कि जब आपने मेरे भाई को मार डाला था और हमारी प्रॉपर्टी आपने अपने कब्जे में कर ली थी, तब मैंने कसम खाई थी आपसे बदला लेने के लिए। I knew you had gone alone to see the hermit and made up my mind to kill you on your way home। मुझे पता था कि आप हर्मिट से मिलने के लिए, साधु से मिलने के लिए आप अकेले जा रहे हैं, और मैंने ये सोचा था कि जब आप लौट कर दोबारा अपने घर जाएंगे उस समय पर मैं आपको मार डालूंगा या आप पर अटैक कर दूंगा। बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन पूरा दिन बीत गया, आप वापस ही नहीं आए। राजा वापस थोड़ी आया था, क्यों नहीं आया था, क्योंकि वो तो उस हर्मिट के पास काम कर रहा था,
उसके लिए खड्डे खोद रहा था, उसके लिए क्यारियां बना रहा था, तो राजा अपने घर लौट ही नहीं पाता। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसलिए मैं जहां पर छुपा हुआ था वहां से बाहर निकला। एंड आई केम अपॉन टू योर बॉडीगार्ड्स, और आपके बॉडीगार्ड्स ने मुझे देख लिया। उसके बॉडीगार्ड थोड़ी दूरी पर खड़े थे, तो उसने उस आदमी को देख लिया, हु रिकॉग्नाइज मी एंड वुंडेड मी, जिन्होंने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया, मेरे ऊपर अटैक कर दिया, मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स, मैं वहां से तो निकल करके भाग गया, लेकिन मैं बच नहीं पाता अगर आप मेरे घाव को नहीं संभालते, या फिर आप मेरा इलाज नहीं करते, आप मेरा ब्लड नहीं रोकते, तो मैं क्या करता, मैं मर जाता। आई विश टू किल यू, मैं आपको मारना चाहता था, एंड यू हैव सेव माई लाइफ, और आपने क्या किया, मेरी लाइफ मतलब मेरा जीवन बचा लिया, मेरी जान बचा ली। नाउ इफ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम। अब जब मैं जिंदा हूं, जब मुझे नया जीवन मिल गया है, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपका सबसे वफादार, फेथफुल मतलब लॉयल एंड ट्रू, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा ईमानदार होता है, आपके लिए बहुत ही ज्यादा सच्चा होता है ना, जो आपकी सारी बातें मानता है, आपके लिए ईमानदारी से काम करता है, उसको बोलते हैं फेथफुल। तो ये तो दाढ़ी वाला आदमी क्या बोलता है कि जब आपने मेरी जान बचा ही ली है, तब मैं क्या करूंगा, अपना जो पूरा जीवन है आपका एक ईमानदार और फेथफुल नौकर बन के रहूंगा, और जो मेरे बेटे हैं मैं उनको भी ऐसा करने के लिए बोलूंगा। फॉरगिव मी, और आप मुझे कृपया माफ कर दें। The king was very happy to have made peace with his enemies so easily. राजा बहुत खुश हुआ। राजा को जब ये पता चला कि मेरा कोई वो दुश्मन था जो मुझे मारने आने वाला था, और अब वो मेरा दोस्त बन चुका है, तो राजा को तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि राजा के लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज यही थी ना कि उसके जो भी दुश्मन है, या फिर उसके जो भी उसके एनिमी है, वो उसके दोस्त बन जाए, क्योंकि राजा के लिए बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात होती है, उसके ऊपर कभी भी अटैक हो सकता है। तो राजा को ये जानकर बहुत खुशी हुई कि उसका एक दुश्मन था जो कि अब उसका एक दोस्त बन चुका है। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर हिज अ फ्रेंड, और अब उसने उसको अपना दोस्त बना लिया था। He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give him back the man his property. He not only forgave him, वो केवल उसको माफ ही नहीं करेगा, वो क्या बोलेगा, उसके लिए अपने डॉक्टर भेजेगा, जो उसके किंगडम में जो उसके डॉक्टर थे, उसके लिए वो डॉक्टर अपॉइंट करेगा, जो कि इसका इलाज करेंगे, उसको ठीक करेंगे और उसकी देखभाल करेंगे, और जो प्रॉपर्टी उसने उससे ले ली थी, उसके भाई को मार करके जो उसकी प्रॉपर्टी जो सीज कर ली थी, वो भी उसको क्या करेगा, वापस लौटा देगा। Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked around for the hermit. और राजा क्या करता है, उस दाढ़ी वाले आदमी को वहीं पर छोड़ करके झोंपड़ी से बाहर आता है और साधु को ढूंढने लगता है कि वो साधु कहां चला गया। Before going away, he wished once more to get answer to his questions. और वहां से जाने से पहले राजा की इच्छा थी कि वो एक बार और उस साधु से बात करे और अपने क्वेश्चंस का आंसर उससे पूछे। The hermit was on his knees sowing seed in the beds that had been dug the day before. अब वो साधु क्या कर रहा था, अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठा था, और जो पिछले दिन उन्होंने जो वो क्यारियां बनाई थी, जो गड्ढे खोदे थे, उसके अंदर वो क्या कर रहा था, बीज बो रहा था। The king went up to the hermit and said, और वो राजा उस साधु के पास जाता है और क्या उसको क्या बोलता है, For the last time I beg you to answer my questions. मैं लास्ट बार आपसे विनती करता हूं कि आप कृपया मुझे, या फिर आप प्लीज मुझे मेरे क्वेश्चंस के आंसर दे दें। वाइज मैन यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, तो साधु बोलता है कि तुम्हें अपने आप ही अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके हैं। कैसे? Said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before. तो अभी भी वो साधु है, वो केवल उसको यही बोलता है कि तुम्हें तो तुम्हारे क्वेश्चंस के आंसर अपने आप ही मिल गए हैं, और वो दोबारा से अपने काम में लगा रहता है और केवल राजा की तरफ देखता रहता है। How have I been answered? तो राजा बोलता है कि कहा मुझे अपने क्वेश्चंस के आंसर कहाँ मिले। तुम्हारा क्या मतलब है? साधु से पूछता है कि मुझे अपने क्वेश्चंस के आंसर तो अभी तक मिले नहीं, तुम्हारा मतलब क्या है? डू यू नॉट सी? तो वो साधु बोलता है क्या तुमने नहीं देखा? Replied the hermit, if you had not pitied my weakness, yes. पीट का मतलब क्या होता है? दया करना किसी के ऊपर, किसी के ऊपर रहम करना, किसी के ऊपर दया करना। तो वो जो साधु बोलता है, if you had not pitied my weakness, अगर कल तुम मेरे ऊपर दया करके मेरा काम नहीं करते,
जब राजा आया था ना उसके बाद उसने देखा था कि साधु हाँफ रहा है, बूढ़ा है, कमजोर है, तो उसकी हेल्प करता है। तो साधु उसको बोलता है कि अगर तुम कल मेरी हालत पर दया नहीं करते और मेरे लिए ये बेड नहीं खोदते, मेरे लिए ये क्यारियां नहीं खोदते, यू वुड हैव गॉन अवे, और यहां से चले जाते, देन द मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैव स्टेड विद मी। और तब तुम क्या करते, यहां से चले जाते और वो जो दाढ़ी वाला आदमी तुम्हें मारने के लिए आया था वो आ जाता और तुम्हें मार देता, और तब तुम ये विश करते कि शायद मैं उस साधु के पास रह जाता और मैं नहीं मरता। मतलब उसके क्वेश्चन को आंसर उसको धीरे धीरे समझ आ रहे थे। वो साधु उसको क्या बोलता है, एक बार फिर से समझने की कोशिश करो। वो साधु उसको बोलता है कि अगर तुम मेरे ऊपर दया नहीं करते, अगर तुम्हें ये नहीं लगता कि मुझे इस साधु की मदद करनी चाहिए, तो वो उसकी मदद नहीं करता, वो वहां से दोबारा लौट जाता। और उसके लौटते वक्त जैसे कि उस दाढ़ी वाले आदमी ने कहा था कि मैं तुम्हें घर जाते हुए मार दूंगा, तो वो दाढ़ी वाला आदमी क्या करता, वो जब वो घर जा रहा था तो उसको मार देता। और उस समय राजा सोचता कि शायद मैं वहीं रुक जाता उस साधु के पास, तो उस समय वो दाढ़ी वाला आदमी उसको नहीं मार पाता। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग द बेड्स। इसलिए तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो टाइम था वो क्या था, डिगिंग बेड्स। मतलब जो जिस टाइम पर तुम वो क्यारियां खोद रहे थे, जिस टाइम तुम मेरे लिए वो गड्ढे खोद रहे थे, वो टाइम तुम्हारे लिए क्या था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम था। उसके पहले क्वेश्चन का आंसर ये था, एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, और मैं तुम्हारे लिए उस समय सबसे ज्यादा जरूरी आदमी था। ठीक है, एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए जो तुम काम कर रहे थे वो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा अच्छा काम था। ये हो गए उसके तीनों क्वेश्चंस के आंसर। मतलब कि उसके पहले क्वेश्चन का आंसर क्या था, सो दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स। मतलब राजा के पहले क्वेश्चन का आंसर था ना कि कोई भी काम करने का सही समय क्या होना चाहिए, तो साधु उसको ये जवाब देता है कि तुम्हारा सही टाइम वही था जब तुम मेरे लिए मेरी हेल्प कर रहे थे, मेरा काम कर रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन। उसके दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या था, उसका दूसरा क्वेश्चन क्या था कि मुझे किसकी बात माननी चाहिए, है ना, कि मुझे किन लोगों की बात माननी चाहिए। तो साधु उसको बोलता है कि तुमने मेरी बात मानी, मतलब तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आदमी कौन था, मैं था। और उसका तीसरा क्वेश्चन क्या था कि तुम्हें कौन सा, मतलब कौन सी चीज तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर कौन सा काम तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा मैटर तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस समय उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, जो मेरे लिए तुमने जो अच्छा काम किया, जो मेरी मदद की, वो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा काम था। Afterward, when the man ran towards, the most important time was when you were caring of him, because if you had not dressed his wounds, he would have to die without having made peace with you. और लास्ट में तुम्हारा जो सबसे अच्छा काम क्या था, जो आदमी, जो वो दाढ़ी वाला आदमी तुम्हारे पास भागता हुआ आया, तुमने उसकी हेल्प की, तुमने उसको घाव को साफ किया, है ना, उसकी केयर की, तो वो क्या था, वो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा अच्छा काम था। और जिससे क्या हुआ कि तुमने उसके साथ, जो तुम्हारा दुश्मन था वो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त बन गया। सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस। इसलिए वो आदमी तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और जो काम तुमने उसके लिए किया वो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम था। तो राजा को इस तरह से अपने तीनों क्वेश्चंस के आंसर अपने आप ही मिल गए। Remember then, there is only one time that is important and that time is now. तो वो साधु उस राजा को क्या बोलता है कि हमेशा याद रखना कि जो टाइम, मतलब जो टाइम तुम्हारा चल रहा है वही टाइम तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देयर इज ओनली वन टाइम, यहाँ सिर्फ एक ही टाइम है। मतलब जो टाइम अभी वर्तमान में चल रहा है, अभी प्रेजेंट में जो टाइम तुम्हारे लिए चल रहा है वही टाइम तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। And it is the most important time because it is only one time we have any power to act. और यही टाइम हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसी टाइम हम कुछ करने का सोच सकते हैं या फिर कुछ कर सकते हैं। फ्यूचर के बारे में तो हम कुछ प्लानिंग बना सकते हैं, पास्ट में जो हो गया वो तो हो गया। अपन फ्यूचर में तो अपन प्लान कर सकते हैं कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, हम ये करेंगे या फिर वो करेंगे, है ना। लेकिन जो प्रेजेंट में जो हमारा टाइम चल रहा है, एट द टाइम हम जो काम करेंगे वो काम हमारे लिए क्या होगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होगा। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट द पर्टिकुलर मोमेंट। और तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति, जो दोस्त या फिर तुम्हारे लिए जो आदमी होना चाहिए वो कौन होगा, एट द मोमेंट तुम्हारे साथ जो भी आदमी, जो भी व्यक्ति, जो भी इंसान खड़ा है वो तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन होना चाहिए।
For no one knows what will happen in the future and the whether we will meet anyone else. कौन जाने फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, उसकी चिंता क्यों करनी, है ना। जो प्रेजेंट में आपके साथ है, जो प्रेजेंट में आपका टाइम चल रहा है, वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए। आपके साथ जो खड़ा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन होना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन। और तुम्हारे लिए सबसे अच्छा काम क्या होना चाहिए कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आदमी तुम्हारे साथ में खड़ा है उसके लिए तुम सबसे ज्यादा अच्छा क्या कर सकते हो, वही काम तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। क्योंकि वी वर सेंट इनटू दिस वर्ल्ड, हमें इस दुनिया में भगवान ने क्यों भेजा है ना। हमें मतलब किसी पर्पज के लिए तो भेजा होगा। वो साधु उसको बोल रहा है कि हमें भगवान ने इस दुनिया में किस लिए भेजा गया है, फॉर दैट पर्पज अलोन। मतलब उस किसी भी काम को अकेला करने के लिए हमें भगवान ने इस दुनिया में अकेला भेजा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 1। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।